आज हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसके तहत हम लोगों ने जाना था कि मैनेजमेंट जो है परवेशिव नेचर का होता है। परवेशिव नेचर का होता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म जिसके कि कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और वह फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा। कहाँ? एक इंटरप्राइज में, जिस इंटरप्राइज से वह क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे वह संबंधित होता है कि नहीं। कि हमने क्या जाना कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म। मैनेजमेंट एक Management is a universal term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships. ठीक है। नेक्स्ट बात आगे है, इफ एवरी एंड इंडिविजुअल इन द हायरार्की। हायरार्की क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये रूम से जाओ तुम। Every individual in the hierarchy. Hierarchy क्या होता है? ये बताइए। सर हाँ, ये क्या कहते हैं, हाँ मिल गया। मेरा थोड़ा ना अलग दिया हुआ है बुक में। शिवनदर एंड सुहासिनी आर बोथ मैनेजर्स। फिर इधर से ये मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल टर्म थोड़ा शॉर्ट करके इसमें लॉन्ग करके दे दिया है। किसने शॉर्ट करके दिया है और किसने लॉन्ग करके दिया है, पहले ये बताइए। नहीं, मेरे में जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा ऐड हो गया है शायद ऊपर। शिवनदर एंड सुहासिनी आर बोथ मैनेजर्स इन एंटरप्राइज। शिवनदर is the CEO of HCL and Subhasini is a branch manager of FabMart. They manage their enterprise at अच्छा, different levels. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शिव नदार एंड सुहासिनी आर बोथ मैनेजर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। कहने का मतलब ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाने से पहले जो है आपको एक कहानी की तरह समझाना चाहता है कि शिव नारायण जो है और सोनू जो है मैनेजर है एक इंटरप्राइज के, ठीक है। शिव नारायण इज द सीईओ ऑफ एचसीएल। एचसीएल एक कंपनी है जिसका कि सीईओ कौन है? शिव नारायण, ठीक है। हाँ, और सुहासिनी जो है फैब मार्ट की ब्रांच मैनेजर है, ऐसा ही कुछ कहानी है। They manage their enterprise at different levels। मतलब वो अलग अलग लेवल्स के मैनेजमेंट को क्या करती है? मैनेज करती है। हो सकता है कि इसमें जो है ना आगे हम लोगों को कहानी देती नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत हम लोगों को होने जाने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप किताब देख रहे हैं तो उसी से देखिए कुछ देर। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म। अब आ चुका मैनेजमेंट क्या है? दो अलग अलग कंपनी के मैनेजर हैं और दोनों जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। इतनी ही बात थी। अब दो आदमी का नाम रहे अथवा नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नया चीज तो नहीं बताया। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज फॉर सर्टन फंक्शंस। मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल टर्म है जिसको कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अ परवेशिव, है ना।
और ये परवेशी विषय कहा गया क्योंकि ये अलग अलग तरह के प्रोसेस में भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लानिंग में भी हमको मैनेजिंग करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रैपिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी प्रोसेस में भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी हम लोगों को मैनेज करने पड़ते हैं। इस वजह से हमने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल टर्म है, यानी हर जगह इस्तेमाल होने वाले एक टर्म है जिसका कि कुछ फंक्शंस है और वह फंक्शंस किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा किए जाते हैं और इसके लिए जिस इंटरप्राइज से वह जुड़ा होता है उस इंटरप्राइज के लिए वह क्या करता है, कुछ फंक्शंस करता है। बाउंड तो उनके कुछ हायरार्की होते हैं, हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of, सभी जो है एक नियम कानून से बंधे हुए थे। इसी हायरार्की को हम लोगों ने समझा था कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, यही ना पढ़ा था हम लोगों ने। आर्ट और साइंस एक प्रोफेशन वाला एरिया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, तो इसलिए हमने कंपैरिजन किया क्या मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन भी है। तो हम पहले के समय में तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में नहीं आता था क्योंकि हर इंसान को नॉर्मलाइज वे में यह समझा जाता था कि सभी को कुछ न कुछ मैनेज करने आता है। लेकिन आज के समय में अगर मैनेजर की पोस्ट चाहिए तो एक डिग्री की जरूरत पड़ती है और उस डिग्री का नाम है, आपने सुना है, MBA, है ना, बैचलर इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। खैर, to be able to fulfill the responsibility, he is assigned a certain amount of authority। कहता है कि उन्हें आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, ध्यान से देखिए, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, कुछ ऑथोरिटी दी जाती है, यानी कहने का मतलब उनके हाथों में पावर दिए जाते हैं ताकि वह क्या कर सके, डिसीजन ले पाए, ठीक है, रेंडमली वो एक डिसीजन ले पाए। दिस ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर। तो कहता है कि यही ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किसी भी इंडिविजुअल्स को सुपीरियर कहता है, किसी को सबऑर्डिनेट करता है, या सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप तैयार करता है। बात समझ में आई? और इसी से हम समझ पाते हैं कि ये सुपीरियर्स करने का मतलब क्या हुआ, जो सबसे ऊपर वाले लेवल पे होंगे तो वह सुपीरियर्स होंगे और इनके नीचे में जो वर्क कर रहा होगा इनका कौन होगा, सबऑर्डिनेट्स होगा, है ना, ये सबऑर्डिनेट्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन कौन बनाएगा, तो कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी की मदद से ये दोनों जो है रिलेशनशिप बना पाएंगे। और साथ ही साथ जो है अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को राइज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि ये मेंटेन भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें कोई परेशानी है बताइए? इसमें कोई परेशानी नहीं है? And gives rise to different
लेवल्स इन द, ये क्या बनाता है, यही जो है सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स की वजह से जो है डिफरेंट लेवल्स तैयार होते हैं, डिफरेंट लेवल तैयार होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसको कि हम तीन हिस्सों में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है तीन हिस्सों में हमने बांट दिया। इसके काम करने के ढंग से, प्रोसेस से, ठीक है। तो वह तीन लेवल कौन कौन से तैयार हो पाए, तो आपने जाना पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होगा लो लेवल। टॉप लेवल में हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी का ओनर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। मिडिल लेवल में हम मान सकते हैं कि मैनेजर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, और लो लेवल में जितनी भी वर्कर्स आएंगे वह हो सकते हैं, लेबरर्स हो सकते हैं, तो वह लो लेवल में। बात समझ में आ गई। जो टॉप लेवल में क्या होते हैं कि बड़े बड़े फैसले लेने में अधिकार टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। मिडिल लेवल में क्या होगा, कुछ कुछ फैसले ले सकते हैं, और लो लेवल में तो ये फैसला ले नहीं सकता। ये जो है मिडिल लेवल और टॉप लेवल के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बीच में कहाँ चले गए थे आप, गायब हो गए थे। यही तो है सर। हाँ अभी आवाज आया। नहीं, तभी भी हम आवाज दे रहे थे सर, उधर जाता नहीं होगा, काम चल रहा है इधर बहुत ज्यादा ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। नहीं सर। अब नेक्स्ट बातें अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, माइक ऑफ कर लीजिए तब। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कि they consist of senior most executives of the organization। टॉप लेवल में कौन आएगा, जो एकदम से सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होंगे, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो वे किसके अंदर में किसके अंदर में कहलाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, चाहे उनका जो कुछ भी नाम हो, ठीक है। जैसे दे आर यूजुअली रेफर्ड एज द चेयरमैन, जैसे इसमें जो है चेयरमैन हो सकते हैं, कुछ भी पद हो उससे कोई मतलब नहीं, नाम का मतलब या कहने का मतलब कोई भी पद हो, लेकिन बड़े एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है, बड़े अधिकारी। सीनियर सिटीजन नहीं जानना है यहाँ पे, तो बहुत बड़े अधिकारी होंगे वो, जैसे चेयरमैन हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, सीओओ हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो आपने क्या जाना, टॉप लेवल मैनेजमेंट में 5 नाम। एक हो क्या, चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर नहीं कहिएगा, चेयरमैन। दूसरा क्या हो गया, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीसरा क्या हो गया, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। चौथा हो गया प्रेसिडेंट, और पांचवा हो गया वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करने बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ये 5 नाम हो गए, और ये सभी के पास क्या होंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब पावर्स ज्यादा होंगी। अब देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है, टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम। टॉप मैनेजमेंट क्या है, एक टीम है, कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, मतलब अलग अलग फंक्शनल लेवल्स के जो है मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने वहां पर 5 देखा था, फाइनेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग देखा था ना, जिसके जूते अब 3 ठो के जूते एक जैसे थे, एक ठो के जूते अलग थे, याद आया कुछ
तो वहां पे हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल सी, जो मैं फाइनेंस के होंगे तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग के हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, ये सभी। तो देयर बीइंग बेसिक टास्क टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द, इन लोगों का, इन सभी का जो है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है, वो इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स according to overall objectives of the organizations। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे जो भी समस्याएं हैं उन सभी का इन लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगा उनसे रिलेटेड फैसले लेंगे और किस तरीके से मिलकर के वह काम को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उन पर जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर्स की मीटिंग होगी, अलग अलग जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के जो मैनेजर्स होंगे, चाहे वह फाइनेंस के हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, प्लानिंग के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के हो सकते हैं, स्टाफिंग के हो सकते हैं। इन सभी के जो मैनेजर्स होंगे वे सभी आपस में डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किन पर, समस्याओं के ऊपर यानी इश्यूज के ऊपर, कि क्या परेशानी आ रही है उन्हें मार्केटिंग में आगे बढ़ने में, या उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने में, या उन वे सब अपने डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे उन लोगों को गोल्स को अचीव करना है। ये सारी बातें, केवल समस्याएं जो है बातें नहीं होगी, समस्याओं के ऊपर भी बातें नहीं होगी, कई सारी रणनीतियां भी ये लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है, मिलकर बनाते हैं। आगे क्या है, दीज टॉप लेवल मैनेजर्स, तो इसमें मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, फंक्शनल ग्रुप्स के। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के वेलफेयर के लिए और उसके आगे सर्वाइवल के लिए। तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वे जो है एनालाइज करते हैं, कौन, टॉप लेवल मैनेजर्स के जो मैनेजर्स होंगे वे एनालाइज करेंगे किस पर, बिजनेस इन्वायरमेंट पर। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग जो है बातें करते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का जो है ज्यादा बोलबाला है, ठीक है, किस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा जो है क्रेज है, इन सभी के ऊपर जो है चर्चा किया जाता है, ठीक है। एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर द सर, और उसे जो है जिस प्रोडक्ट का ज्यादा होगा तो उसके अगर वह प्रोडक्ट वह कंपनी बना सकती है तो क्या करेंगे, इम्प्लीकेट करेंगे ताकि जो है वह फर्म क्या रहे, बरकरार रहे, यानी सर्वाइवल कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजर्स होते हैं तो उनका एक ही स्ट्रेटजी होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सभी के सभी कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट सभी जो है बिजनेस और उनके इम्पैक्ट, बिजनेस से जो इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सोसाइटी के ऊपर, उनके लिए भी ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सही प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे तो जो है अच्छे प्रोडक्ट्स को ये सभी मिल करके जो है तैयार करेंगे तो सोसाइटी में जो है इम्पैक्ट, सोसाइटी में जो इम्पैक्ट होगा गुड होगा। अगर खराब गुड्स तैयार करेंगे तो सोसाइटी में इनका इम्पैक्ट क्या होगा, खराब होगा,
इसकी जवाबदेही किनके ऊपर हो जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स के ऊपर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स के ऊपर, ठीक है। द जॉब ऑफ द टॉप, अब ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है इनको प्रोडक्ट्स भी संभालना है, मतलब तो जो है प्रोडक्ट को मार्केट में इम्प्रूव भी करवाना है, सरवाइव भी करवाना है, फिर जो है रणनीति भी बनानी है, तो मीटिंग भी करनी है। तो आप देख पाइएगा कि इसमें जो है कई सारे इनके पास जो है काम है, कई सारे इनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नहीं, यह भी इस बात की भी ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बनाए जिससे कि हमारे समाज में क्या होगा, हानि पहुंचेगी, समाज को हानि होगी या हमारे रेपुटेशन में असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए, इन सब चीजों को सोचते हुए वे जो है कोई भी डिसीजंस ले पाते हैं। तो हमने क्या देखा कि इनके जो जॉब होते हैं वह कैसे होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग डिसीजंस लेने में जो है कामयाब, मतलब डिसीजंस लेने में जो है ना बहुत ही क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें दोनों बातें को ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट वैसा बनाए जिससे कि समाज में हानि ना हो, समाज को परेशानी ना हो, और दूसरा प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को भी बनाए ताकि जो है वो मार्केट में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, समझ गए। उसके बाद उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट है वह भी देखना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट भी देखने पड़ेंगे। कौन सारे जो है वर्कर लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर में जितने भी इम्प्लॉयज हैं, एजुकेटेड इम्प्लॉयज, उन सभी के ऊपर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे, कहने का मतलब जो मैनेजर्स के जो है मीटिंग भी इनॉग्रेट करनी पड़ेगी, है ना। तो इतने सारे इनके ऊपर प्रेशर रहते हैं। तो इनका मतलब है कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम जो है आसान नहीं होता। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आसान नहीं होता, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल, द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। और इस जब इतना कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रेसफुल है, तो इसमें समय भी ज्यादा लगता है, ठीक है ना। समय भी ज्यादा लगता है। कभी कभी क्या होता है, टारगेट को पूरा करना, टाइम कम है, इस वजह से भी स्ट्रेस होते हैं। तो इनके पास लंबा जो है समय तक, ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है और उनके बनिस्पत, ठीक है। और कमिटमेंट पे खरा भी उतरना पड़ता है। जो इनके द्वारा फैसले लिए गए हैं उनके ऊपर जो है खड़े भी उतरने होंगे। तो इतनी चीज सारी बातें हम लोगों ने देखी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में। कोई परेशानी है, बताइए। सर सबसे पहला सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होगा, जिसमें कि चेयरमैन हो सकता है, सीईओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। टीम टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, टीम में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका टीम कंसिस्ट करता है, जिसमें कई सारे फंक्शनल लेवल्स के मैनेजर होते हैं, जैसे फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, और भी कई सारे, ठीक है। जिस प्रकार से जो है फाइनेंस के जो हेड होंगे सीएफओ कह सकते हैं हम लोग, मार्केटिंग के जो है वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी इस तरह के लोग जो है होते हैं। और ये आपस में डिस्कस करते रहते हैं, आपस में बातचीत सलाह मशवरा करते रहते हैं कि कैसे जो है उनके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सरवाइव करेगा, ठीक है।
इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साथ मिलकर के काम करना। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के भी ये काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। हाँ, प्लानिंग में प्लानिंग वाले का ही काम होता है, जो नए नए प्रोडक्ट्स का प्लान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में केवल एक ही प्रोडक्ट तैयार नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, है ना। प्लानिंग एक ही तरह का नहीं होता, केवल प्रोडक्ट बनाने का ही प्लानिंग नहीं हो सकता। कौन कौन सी स्कीम हमको देने हैं अपने क्लाइंट्स को, या भी प्लानिंग के अंतर्गत आएगा, है? इन सभी चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद हमने जाना कि जो है ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फिर जो है टॉप लेवल को यह भी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो है समाज के या ऑर्गेनाइजेशन के, समाज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भला जाने, ताकि सर्वाइव वो लंबे समय तक करे। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को भी वे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर जो है फर्म को सर्वाइवर, इसी बात को फिर से एक बार लिखा गया है। हाँ, फिर ऑर्गेनाइजेशनल और गोल्स को अचीव कर सके, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ही चुकी है। आगे देखें कि इनके ऊपर जवाबदेही होता है कि सोसाइटीज पर उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, प्रोडक्ट्स पर या कोई भी हमारे द्वारा ये किए गए एक्टिविटीज है उनसे समाज में क्या असर पड़ रहा है, वह भी देखना पड़ता है। तीसरी बात और अंतिम बात हम लोगों ने यह जाना कि जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है इनके जो वर्कर्स होते हैं यानी मैनेजर्स होते हैं, तो इनका जो जॉब होता है वह क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, उलझा होता है, और साथ ही साथ जो है स्ट्रेसफुल होते हैं। लंबे समय तक जो है काम करने पड़ते हैं, साथ ही साथ इन्हें अपने कमिटमेंट के ऊपर खरा भी उतरना पड़ता है। ये बातें हम लोग जान समझे इसके अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट, सॉरी मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हम लोग जानेंगे। इसमें हम दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? पिंक ले लेते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट में क्या जाने कि इज द लिंक बिटवीन, ये क्या सबसे पहला, तो मिडिल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये बीच में आएगा। ये क्या करता है, लिंक बनता है किसके किसके बीच में, दोनों के बीच में। कौन दोनों के बीच में, तो टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ऐसा भी कह सकते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो है ये लिंक बनाता है ना, लिंकर का काम करता है। तो दे आर, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सुपीरियर टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट होता है। और लो लेवल मैनेजमेंट का यह क्या होगा, सुपीरियर होगा, सीधी सी बात है। तो टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, लास्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट ही है ना। तो इन्हें जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को हम लोग जो है डिवीजन हेड्स भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के ये क्या होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे होता प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर दिया गया, डिवीजन मैनेजर का मतलब हो गया प्रोडक्शन मैनेजर। हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर, केवल प्रोडक्शन मैनेजर ही नहीं कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बताइए। तो प्रोडक्शन मैनेजर के बाद हम लोग जो है प्लानिंग मैनेजर भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है,
पैकेजिंग मैनेजर भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये यही कहलाया आपका जो है डिवीजन मैनेजर। अब बात आती है मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। मिडिल मैनेजमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यह करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक है। और दूसरी बात कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये इम्प्लीकेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, सॉरी इम्प्लीकेट नहीं, इम्प्लीमेंट करेगा और कंट्रोल करेगा प्लान्स के ऊपर, ताकि वह सही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए गए हैं उसे उस रूप में उन्हें क्या किया जाए, तैयार किया जा सके। बात समझ में आई? हाँ। एट द सेम टाइम उसी समय जो है इससे जो है इसके जो हायर ऑथोरिटीज होंगे पूछते भी रहेंगे, है ना, कि भैया क्या तुमको जो हम काम दिए हैं तो कितना कर पाए, किस तरीके से काम हो रहा है। तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बारे में कहा जा रहा है कि फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को क्या कहा गया? डिवीजन मैनेजर भी कहा गया या प्रोडक्शन मैनेजर्स भी कहा गया, ठीक है ना। हाँ। तो देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड। तो मिडिल मैनेजर का या मैनेजमेंट का जो है क्या है कि इनका जो काम है कि वह फॉर्मुलेट करेगा प्लान्स को, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा या टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा बनाया गया है प्लान्स, ठीक है। उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, हाँ, फॉर्मुलेट करवाना। अब यहाँ फॉर दिस दे नीड टू, अब इसे पूरा करने के लिए, किसे पूरा करने के लिए? प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए उन्हें जो है क्या क्या करने पड़ेंगे? तो ध्यान से देखिए, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है एक तैयार करनी पड़ेगी पॉलिसीज जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फ्रेम किया गया है। उस पॉलिसीज को उन्हें अपना जो है इंटरप्रिटेशंस करेंगे, ठीक है। दूसरा बात जो है इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सोनल। तो फिर जो है वह क्या होंगे, इंश्योर होंगे अपने डिपार्टमेंट में कि क्या वो जो काम है उनके योग्य है या उनके लिए बहुत जरूरी है या नहीं, ठीक है। क्या हो गया, सब आ गया, ठीक। असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जितनी कहने का मतलब उतने लोग जितना हमें काम के लिए लोगों की आवश्यकता है उन वे लोग हैं कि नहीं, हम ये इंश्योर होंगे, ठीक है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो है 50 वर्कर्स की जरूरत है और हमारे पास 10 ही वर्कर्स हैं। तो 10 वर्कर्स होंगे तो हमें 40 का इंतजाम करना पड़ेगा ना। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए इंश्योर होना पड़ेगा, ठीक है। उसे उस पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो वह भी तो अपना रणनीति बनाएगा ना, किस आदमी को, क्योंकि वह सारे वर्कर्स को जान रहा है तो कौन सा वर्कर्स किस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा तो उससे जो है इंटरप्रेट किया, फिर जो है इंश्योर करेगा। अब यह जो है सारे लोगों को काम बांटेगा कि भैया लो हम तुमको काम देते हैं, हाँ सही हो गया। तो भैया हम काम देते हैं, किसको काम दे रहा है ये? उन वर्कर्स को, ठीक है, उन वर्कर्स को काम दे रहा है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। ध्यान से देख सकते हैं कि उन्हें जो है काम के लिए जो है वे लोगों को हायर किया और उन सभी को असाइन कर दिया, ठीक है, दे दिया। अब बीच बीच में जो है काम करते करते क्या होता है कि जो है लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कई बीच बीच में इनका काम क्या है कि वे मोटिवेट भी करेंगे
और डिजायर, ताकि वे जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाए। बात समझ में आई? हम लोगों ने हाँ। पहले भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरा होगा तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी लोगों का पूरा होता हुआ नजर आएगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था बताइए? पढ़ा था। बहुत बढ़िया बात, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। अब चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट को, अब जो है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या दिया हुआ है देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दिया हुआ है, बिल्कुल सही। चलो कभी कभी भविष्यवाणी मेरा काम कर जाता है। तो अब क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमको कोऑपरेट भी करना है, ताकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग फंस जाते हैं तो उन्हें हेल्प करेंगे, बता देंगे। तो इसी भावना को हम लोग कहते हैं कोऑपरेशंस। और ये कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा, और स्मूथली वर्क करेगा तो हम अपने गोल्स को आसानी से हंसते खेलते जो है अचीव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय जो है उन्हें रिस्पॉन्सिबल भी है कि जो वे रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उनके एक्टिविटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज के लिए, किसके लिए? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। कि उनके द्वारा जो भी काम करवाया गया तो कैसा करवाया गया, अच्छा रहा या जैसा भी रहा, वो बताना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है किसे? अपने हायर लेवल मैनेजमेंट को, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, अब देखेंगे हो सकता है किताब में एक ट्रायंगल बना हुआ हो, इस पेज में ना हो तो अगले पेज में हो सकता है। तो इसमें इस तरीके का बना हुआ होता है, यहाँ पे लो लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो उसको दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा बताइए जरा। मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, सी ओ आएंगे, सीईओ आएगा, चीफ फिर ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। हाँ चीफ ऑफिसर भी आ सकता है, प्रेसिडेंट भी आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी आ सकता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपने क्या देखा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, क्या होगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इस फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में जो है आपका कौन हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, दूसरा हो गया सप्लाइंग मैनेजर हो गया, या सेल्स मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, ये सभी इसी को कहा गया दूसरे शब्दों में डिविजनल मैनेजर। ठीक है, डिविजनल मैनेजर्स। और तीसरा जो अब जितने भी इसके नीचे आएंगे, ये तो मैनेजर्स थे, अब जो भी आएंगे जैसे सुपरवाइजरी सब होगा, या जो भी काम कर रहा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं या जो भी प्लानिंग किए गए हैं, पॉलिसीज तैयार की गई है, उस पॉलिसीज के ऊपर काम करने वाले ही लोग जो है किसमें आएंगे? लो लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। ठीक है, इसलिए लो लेवल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को हम लोग जो है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आज समझ में आ गई? तो अब बात आती है, इसका भी कलर चेंज करेंगे हम, इसका पिंक कर देते हैं। तो सुपरवाइजरी मैनेज और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसमें कौन आ गया? फोरमैन आ गया एंड सुपरवाइजर्स आ गए।
फोरमैन जो कि सामान के लिए काम करता है, सामान का देख रेख भी कर सकता है, चौकीदार सब भी, ये सभी उसी के अंतर्गत आ गए। ठीक है, ये भी एक तरह के क्या है, मैनेजर्स ही हैं। सुपरवाइजर्स क्या होंगे, जो सुपरवाइज करेंगे वर्कर्स के कामों के ऊपर निगरानी रखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में जो है कि लोअर लेवल पर कंप्राइज करते हैं कौन, सुपरवाइजर्स और जो है फोरमैन। ठीक है, तो सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसीज, ध्यान से देखिए सुपरवाइजर्स का क्या कहां फंक्शन है। तो सुपरवाइजर्स जो है वह नजर रखता है, किसके ऊपर नजर रखता है, वर्क फोर्स के ऊपर नजर रखता है। यानी मजदूरों के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसके ऊपर निगरानी रखना किनका काम है, सुपरवाइजर का। Their authority and responsibility is limited. इनके authority, इनके पावर और responsibility जो है क्या है, लिमिटेड होते हैं। टॉप लेवल में जो है अनलिमिटेड होता है। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट मैनेजर्स में भी अनलिमिटेड एक तरह से कहा जा सकता है। हाँ? और तीसरा जो है अनलिमिटेड तब इन द अब्सेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और तीसरा जो है जो होगा यह लिमिटेड होगा अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ध्यान से देखिए, जो प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें ये क्या करेंगे, जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सुपरवाइज करेंगे। कौन, सुपरवाइजरी मैनेजर कर सकते हैं या ऑपरेशनल मैनेजर कर सकते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the। कहने का मतलब ये मजदूरों की काउंटिंग करके ये जो है आगे की मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बताते हैं कि भैया इतने मजदूरों ने इतने सामान को बनाया, इतना प्रोडक्ट तैयार हो पाया। बात समझ में आ गई? आता है कि हाँ भाई हो गया। हाँ, तो अब ये देखिए ये बेचारा फिगर बना हुआ है, इसमें हम भरेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये पहले पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। तो मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। ठीक है, थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड। उस सुपरवाइजरी का यह भी काम है कि जो है काम करते समय वह क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन कर रहा है या नहीं, इन बातों को भी उनका बनता है फर्ज की चेक करना है। ठीक है, वेस्टेज कम से कम जो है मटेरियल्स क्या हो, बर्बाद हो, कम से कम मटेरियल्स क्या हो, बर्बाद। तो ये किनका काम है, सुपरवाइजर का। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन्ड, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है काम करना है। The quality of workmanship and the quantity of output depends on। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि the quality of workmanship and quantity of outputs depends on hard work, discipline and the loyalty of the workers। तो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स जो है किस पर करता है, हार्डवर्क के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर और तीसरा जो है लॉयल्टी यानी ईमानदारी के ऊपर। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी हमको लगता है। अब जो है ये हमारे लिए दिया गया है कि इसमें जो है आपका अभी अब थोड़ी देर पहले एक ट्रायंगल देखे थे, यह एक आपका
टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो आप भर सकते हैं कि इसमें मैनेजर्स आता है, चीफ ऑफिसर्स होते हैं, सीईओ होता है, सीओओ आते हैं, है ना। फिर जो है डायरेक्टर भी इसके अंतर्गत आ सकता है, फिर जो है प्रेसिडेंट आ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में क्या हो गया, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, है ना। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को ही डिविजनल मैनेजमेंट भी कहा गया है, डिविजनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा। ऑपरेशनल मैनेजर्स में आप जो है इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी मैनेजर। इसमें जो है सुपरवाइजर होंगे, एक तो सुपरवाइजर होंगे, दूसरा हो सकता है फोरमैन हो सकता है, फोरमैन हो सकता है। इधर तो हमने जान लिया कि ये सभी हो सकते हैं, तो इन लोगों के काम क्या क्या होते हैं, 2-3 पॉइंट इन सभी का दिमाग में सेट करते हुए रखिएगा, ठीक है। कोई परेशानी? नहीं। चलिए अच्छी बात है। आगे है अब क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यही है ना, क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना। हाँ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ ही लेते हैं आज। तब तक हाँ। पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे अगले दिन, और अगले दिन फिर मतलब हमको लगता है अगर कल कोऑर्डिनेशन समाप्त हो सकता है, आज अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर ले तो नहीं, क्योंकि अब हमारे पास टॉपिक ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि आपका हो गया आज 19 पेज खत्म, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी स्टार्ट करेंगे, अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो तो ये हम लोगों का खत्म हो ही जाएगा आधा पौने घंटे में। उसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा जो कि कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन का हम लोग जो है इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, फिर इम्पोर्टेंस समझेंगे, और कुछ तो है नहीं इसमें, नहीं तो एक कल तो नहीं परसों समाप्त होगा, क्योंकि बॉक्स भी तो पढ़ते हैं ना हम लोग, बॉक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा ना केवल। तो स्टार्ट करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बताइए। इस बार हम लेते हैं किला। तो सबसे पहले हेडिंग है ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है यह जाना। कहा गया कि यहाँ पे मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस। हम लोगों ने डेफिनेशन जब पढ़ा था शुरुआत में, तो हम लोगों ने यह पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस कहता है, जिसके तहत हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। अपने एफर्ट्स लगाते हैं किसके अंतर्गत, अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में किसके द्वारा लगाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। और किस चीज पर, तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि वह कुछ गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स को पूरा कर पाए। तो हमने क्या जाना कि मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे भी डेफिनेशन बन गया कि मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the efforts of organizational members कहिए या individuals कहिए, and of using organizational resources
टू ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या कहते थे, लिमिटेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से वह अपने स्पेसिफिक गोल्स को फुलफिल करेगा या अचीव करेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस था हमारा प्लानिंग। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के तहत जो है, यह प्लानिंग प्रोसेस भी है और फंक्शंस भी है। तो फंक्शन प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग, यहाँ पे अगर लिख दीजिए तो और भी अति उत्तम हो जाए। फर्स्ट फंक्शन, सब किसी भी एक्टिविटीज को जब हम करते हैं तो वह सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं। इसी वजह से ये मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, मतलब कि जो कि हम एडवांस में ही कर लेते हैं कि क्या हमें करना है और कैसे, कौन करेगा, क्या हमें करना है, व्हाट इज टू बी डन और हु इज टू बी डू इट, कौन इसी कार्य को करेगा, पहले ही हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग के ऊपर दो सवाल आपके आ गए। प्लानिंग के ऊपर आपने क्या किया, पहला सवाल है व्हाट का और दूसरा सवाल है हु का। व्हाट यानी कौन करेगा, किसी भी कोई भी एक टास्क है, पर्टिकुलर टास्क को कौन पूरा करेगा, तो ये हु हो गया। और क्या करेंगे, यह प्लानिंग टास्क बना ली। तो दो सवाल आ जाती है हमारे जहन में। मौजूद हैं कि गए कहीं घूमने फिरने? यही है सर। अच्छा, हमको लगा कहीं घूमने फिरने तो नहीं चले गए। तो दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग। यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब हम यह समझ पाए कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में गोल्स सेट करते हैं, पहली बात। क्योंकि हु व्हाट इज टू बी डन का मतलब ही हुआ क्या हमें करना है, तो यही तो मेरा बताता है कि जो है गोल्स को ही ना। और दूसरा बात है कि डेवलपिंग ए वे ऑफ अचीविंग देम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो किस प्रकार से, किन तरीकों से, जिससे कि हमें जो है बहुत कम कीमत पर बहुत ही आसान तरीके से हम किसी काम को कर पाए, ठीक है, कर पाए। तो यह उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, हायर करते हैं किसी को। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बिजली खराब हो जाए, तो हम किसको बुलाएंगे, डॉक्टर को थोड़ी बुलाएंगे। अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो क्या वो बिजली ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इंजीनियर को बुलाएंगे तो कोई ठीक कर पाएगा क्या, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। उसके लिए इलेक्ट्रीशियंस को बुलाना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब है इसके अंदर हम हु इज टू डू इट के अंदर हम लोग राइट पर्संस को चूज करते हैं, राइट पर्संस को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे कामों को क्या कर सके, पूरा कर पाए। समझ पाए, बताइए। हाँ सर। चलिए, और पुराने ही एग्जांपल्स में आ जाइए कि आपके पास एक स्मिता रॉय की नाम की एक जो है क्या थी, कैंडल बनाने वाली इंटरप्रेन्योर थी, है ना। इंटरप्रेन्योरर थी, जो कि किस नाम से, नामचा, नामचा कैंडल्स के नाम से जो है वह एक संस्था, क्या, हाँ क्या हूँ, हाँ क्या हूँ, हाँ होता है, नाम खोजने चले गए थे क्या? नहीं, स्मिता नाम की थी, जिसको कि मतलब कि बाकी औरतों को देख के उसको ऐसा लगता था कि हाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। फिर वो एक कैंडल का ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करी, मार्चा नाम का, और फिर हाँ उससे काफी लोगों को मतलब हेल्प मिली और काम भी मिला।
बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात हम भी वही कर रहे थे कि स्मिता रॉय नाम की थी, तो उसी के ऑर्गेनाइजेशंस में देखना है। तो वह क्या है, स्मिताज ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव था, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि वह प्रोडक्शन करना, कैंडल्स को बनाना, तैयार करना, फिर जो है उस कैंडल्स को बनाए हुए कैंडल्स को क्या करना है, मार्केट में सेल करना है कि नहीं। स्मिता हैज टू डिसाइड क्वांटिटीज। अब स्मिता ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कहने का मतलब है कि आप इसे क्या कह सकती हैं, गोल्स कह सकती हैं। इसने क्या किया, गोल सेलेक्ट किया। गोल सेलेक्ट किया कि सबसे पहला काम मेरा होगा इस प्रोडक्शन करना, फिर जो है उस कैंडल को मार्केट में बेचाना। यही ना गोल होगा अभी, हाँ। ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। फाइनल गोल तो इनका प्रॉफिट ही हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि स्मिता ने क्या डिसाइड किया, स्मिता ने कहा कि अगर हमको मार्केट में कैंडल बेचना है तो क्वांटिटीज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कितना बना पाएंगे, 50 100, इससे ज्यादा तो नहीं। तो मार्केट में 100 कैंडल लेके जाने से क्या फायदा, अब तो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। जब तक हजार हजार कैंडल नहीं पहुंचे मार्केट, तब तक अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो उसने सोचा, तो उसने जो है क्वांटिटीज बढ़ाने के लिए वर्कर्स की भी जरूरत पड़ी होगी, है ना। फिर जो है उसके वेराइटीज को भी सेलेक्ट करेगी, वेराइटीज को भी सेलेक्ट करेगी। तो स्मिता हैज टू डिसाइड, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि उसने क्वांटिटीज को डिसाइड किया, वेराइटीज को डिसाइड किया। या किसी से ऑर्डर ली होगी तो वह भी क्वांटिटीज ही बताया होगा कि हमको 500 कैंडल हाँ। चाहिए, है ना। फिर जो है कलर्स, अब ध्यान से देखिए, दिवाली के टाइम में रंग बिरंग का जो है उन्होंने क्या किया था, कैंडल्स बनाए थे अलग अलग तरह के, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे प्रभावित होकर, अट्रैक्ट होकर के खरीदे, है ना। तो अब यहाँ पर 3 चीजें उन्होंने डिसाइड की। पहला चीज क्या था, पहला उन्होंने डिसाइड किया वेराइटीज। दूसरा क्या था, दूसरा उन्होंने क्या किया, क्वांटिटीज। और तीसरा उसका कलर। DQC ही तो डिसाइड की ना स्मिता। अब बात आती है आगे कि, और उसके बाद उनसे कैंडल बनाने से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस थे उसे करेगी, इकट्ठा करेगी। फिर इकट्ठा कैसे करेगी, तो परचेज करके, कहाँ से, अलग अलग सप्लायर से। जैसे एक कैंडल के लिए बेसिक चीज क्या जरूरत पड़ती होगी, चाहिए मोम चाहिए शायद, है ना। और एक जो है थ्रेड चाहिए। तो ये थ्रेड, दोनों सामान एक ही दुकान में तो नहीं मिलेगा। ये वैक्स वाले के यहाँ मिलेगा, और ये जो है किसके यहाँ मिलेगा, थ्रेड वाले के यहाँ मिलेगा, है ना। अलग अलग, यही अलग अलग क्या हो गया, इनके अलग अलग सप्लायर्स हुए, यानी डिफरेंट सप्लायर्स हुए। ठीक है, डिफरेंट सप्लायर्स हुए, जो है रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेस खरीदेगी। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों से भी इनका वेराइटीज और कलर्स भी जो है क्या हो जाएंगे, लगभग तैयार हो जाएंगे। अब बात, सॉरी, वेराइटीज और क्वांटिटीज तैयार हो जाएगी, लेकिन कलर के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, कलर भी लाना होगा, है ना। तो अब इसके ऊपर अगर कलर कर दें, कलर कैसे होगा, इससे होगा, व्हाइट व्हाइट नहीं करते हैं, ये वाला करते हैं कलर। ये कलर हो गया। तो अब ये कलर जो है कर दिए, तो ये कलर जो है किस कलर मर्चेंट के साथ पास मिलेगा। तो ये भी जो है आपका क्या हो गया, डिफरेंट सप्लायर्स ही हो गए, ये भी डिफरेंट सप्लायर्स हो गए।
ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्लानिंग में जो है ये क्या होता है, हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उस समय यह नहीं नजर आता है कि कोई भी अड़चनी आएगी, इस वजह से प्लानिंग से प्रॉब्लम प्रिवेंट नहीं होते। ठीक है, जब जैसे जैसे हम लोग फेस करेंगे उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। बट इट कैन प्रिडिक्ट देम, कहता है प्लानिंग जो है क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसमें आने वाली समस्याएं क्या हो सकती है। समस्या से ये बचा नहीं सकता प्लानिंग, है ना, समस्या हाँ। से बचा नहीं सकता है। हम प्लानिंग ये क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, और जो है उसके लिए हम नया प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे कई सारे होते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो लोग प्लानिंग कर लेते हैं। अगर अनुमान लगा, या जो है जितने भी रिसर्च होते हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि इतने समय में जो है इन इन इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है, तो जितने भी लोग सुनेंगे ये होगी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इसलिए भैया कि जो है अगर बाढ़ आया तो हम लोग जो है कुछ चीजों को क्या करेंगे, ले करके इस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चल जाएंगे। तो प्लानिंग जो है उस समय क्या किया, प्रिकॉशंस पड़ता है, यानी प्रिडिक्ट हुआ, प्रिडिक्ट किया, और ताकि उस प्रिडिक्शन से वह जो है आगे का कंटिंजेंसी प्लान्स प्रिपेयर कर पाया, ताकि अगर बाढ़ आएगा तो हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह कुछ समय के लिए चले जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, कंटिंजेंसी प्लान। तो deal with them if and when they occur। आगे भी यही बात कहा गया है कि इसी कंटिजेंसी प्लान हम लोग तैयार करते हैं अगर वह होता है तो। दूसरा जो है तो फंक्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या है कि ये जो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। आपने प्लानिंग कर लिया, अब क्या कीजिएगा कि अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या करेंगी, ड्यूटीज असाइन करेंगी, टास्क बांट देंगे कि भैया ये काम तुम्हें करने हैं, यह काम तुम्हें करने हैं, यह काम तुम्हें करने हैं, है ना। इस्टेब्लिशिंग उसके उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी, उन्हें रिसोर्सेज ला ला के दे, उसके लिए अलग से कर दिए। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। Once a specific plan has established for accomplishment of the organizational goal, the organizing functions examines the activities and resources required to implement the plan। एक बार हमने क्या किया, ये सारी चीज को हम ऑर्गेनाइज कर लिया कि ये काम कौन करेगा, अलग अलग टास्क को। कहने का मतलब है पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया, और प्लानिंग के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज किए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क किए जाएंगे। वह डिफरेंट डिफरेंट टास्क किसी एक आदमी को नहीं देंगे, तो वह क्या होगा, अलग अलग आदमी को देंगे। यहीं पर कहा गया, इसी बात को कहा गया असाइनिंग ड्यूटीज और ग्रुपिंग टास्क। ठीक है, फिर जो है उन लोगों को हम जो है रिसोर्सेज भी देंगे। कहने का मतलब कि आपको जब आप जिस काम को कीजिएगा तो इन रिसोर्सेज की आपको क्या करी होगी, जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हमने प्लान तैयार कर लिया, तो अब क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा हमारा ऑर्गेनाइज करना गोल्स को। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे क्या हुआ कि आपने अगर चाय बनाने के लिए सोचा, तो आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चाय का पत्ती किधर है, चीनी किधर है, केतली किधर है, माचिस कहाँ है, ये सब ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो जाएंगी ना। प्रिपरेशन जिसको कहा जाता है।
It determines what activities and resources are required. ध्यान से देख सकते हैं कि ये इसमें क्या है कि कौन सी एक्टिविटीज और कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत है इसमें, इसके अंतर्गत इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर। अब देखिए इसी के अंतर्गत हम लोग यह भी पता लगाते हैं कि कौन किस टास्क को करेगा, ठीक है। बड़े वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, तो कहाँ पर इसे की अंजाम दिए जाएंगे, किस जगह पर अंजाम नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे खाने का काम कहाँ करते हैं, बेसिकली लोग जो है डाइनिंग हॉल में करता है, लोग सुनते हैं। अब हाँ नॉर्मल सवाल, इंसान का तो डाइनिंग हॉल होता ही नहीं है, बड़े बड़े का जो डाइनिंग हॉल बना दिया गया है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो डाइनिंग हॉल नहीं होता है, जहाँ टीवी दिखा वहीं पर बैठ गया थाली लेकर, है कि नहीं, कहीं भी खा सकता। कहने का मतलब तो उसके लिए किचन तो नहीं बना है ना, ये बात समझना है हमें। किचन तो नहीं बना है, किचन में हम क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे। ऐसा तो बात नहीं है कि बेडरूम में खाना पकेगा, बताइए, किचन में। ऐसा नहीं है। हाँ किचन में। हाँ किचन में ही होगा, और खाना खाने के लिए हम लोग किचन नहीं यूज कर सकते, जहाँ पर हमको जगह मिला। कहने का मतलब बेसिकली एक रूम बनाए गए, डाइनिंग रूम भी कहा जाता है शायद, तो उसके खाना खाने के लिए उसी के ऊपर रखा गया है शायद, हाँ? तो बात यहाँ पे हमें यह समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है वेयर इट विल बी डन, कहाँ पर किए जाएंगे, जैसे खाना पकाने का काम कहाँ किया गया, किचन में। और व्हेन इट विल बी डन, कितने समय तक में ये पकेगा, ये टाइम को बता रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखने को हमें मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क्स into manageable departments or works unit and the establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy। अब एक बार हमने क्या किया, ग्रुप कर लिया कौन कौन से टास्क हमारे द्वारा होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे वाले को हम जो है रिपोर्ट करेंगे, चलो भैया हमने ये काम कर लिया, ठीक है। ताकि अगर वह उनके पास हमारे बाद जो है उनके पास कोई काम होगा तो वो आगे वाले वर्कर्स काम को पूरा करेंगे। बात समझ में आई। तो हम इन्फॉर्म करेंगे, केवल उन्हीं को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो साथ ही साथ हम अपने से ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। Proper organizational techniques to help in the accomplishment of work and promote both the efficiency of। अब यहाँ पर क्या है कि proper organizational techniques का इस्तेमाल से हम लोग जो है अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं, किससे, और जो है अपने और कामों को प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसके साथ, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। Different kinds of business require different structure according to the nature of the work। अलग अलग कामों में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो है आपको जरूरत होगा स्टाफिंग का। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफ से ही शब्द बना हुआ है कि सही काम करने वाले के लिए सही लोगों का चयन जो है ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। घूमने चले गए क्या, नहीं इम्पोर्टेंट। सर। हाँ हाँ ठीक है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट, इसका जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हम लोग श्योर हो जाएं कि किसी भी काम करने के लिए हमने सही बंदे को चुना है या नहीं। अगर किसी काम में हमें उनकी क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी तो हम उनके क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे, ठीक है, और उनके योग्य काम भी हम देंगे, ठीक है ना।
जिसे वो कर पाए। तो इसी को हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस भी कहते हैं। किसे? स्टाफिंग को। स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस भी कहा जाता है। इसमें जो है अलग अलग ये क्या होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को हायर करने का जो है एक पहला प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो है पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा हो हाँ। गया सिलेक्शन। आप ये सिलेक्शन अंतिम प्रोसेस हो गया, कहने का मतलब रिक्रूटमेंट का। तीसरा, हमने उसे जगह दिया जहां पर वह क्या कर सके, ट्रेनिंग कर सके, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया, मतलब कि ये सिलेक्शन से बीच का प्रोसेस हो गया रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद ही ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों एक ही साथ मिलते हैं, अलग बातें हैं। इन जैसे एक एग्जांपल के तहत शायद समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इंफोसिस टेक्नोलॉजीज विच डेवलप्स सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम एनालिस्ट एंड फिर आपका प्रोग्रामर्स। तो इंफोसिस टेक्नोलॉजी को एक बंदे की जरूरत है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके और उसे साथ ही साथ सिस्टम एनालिसिस्ट और प्रोग्रामर्स भी आनी चाहिए, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सिस्टम एनालिसिस्ट और प्रोग्रामर्स की जरूरत है। किसे? इंफोसिस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो अब उसके लिए कौन जाएगा? आम आदमी तो जा नहीं सकता। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वही जाएंगे ना। जिसको सॉफ्टवेयर का कोई जानकारी नहीं होगा वो चला जाएगा उस काम को करने के लिए, बताइए। अगर वो चला जाएगा तब स्टाफिंग सही कहलाएगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं, स्टाफिंग गलत होगा। अब बात आती है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट स्टेप हो गया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए दूसरा, तो डायरेक्टिंग involves leading, influencing, and motivating employees to perform uh, to perform the tasks assigned to them। कहने का मतलब डायरेक्टिंग क्या है? लीडिंग है। डायरेक्टिंग के अंतर्गत लीडिंग प्रोसेस आते हैं, इन्फ्लुएंसिंग आता है और मोटिवेटिंग कर के प्रोसेस आते हैं। लीडिंग यानी कहने का मतलब लीड करना, किसी को जो है इशारे देना, बताना, सलाह मशुरा करना, ये लीडिंग में आ गया। इन्फ्लुएंसिंग मतलब हो गया प्रेरित करना। और तीसरा जो आपने जाना मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग मतलब होता है उत्साहित करना, ताकि उस इंसान के अंदर काम करने की जो है फीलिंग्स बरकरार रहे। तो अब यहाँ पे जो है ये देखिए, दिस मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क जो कि उन्हें दिया गया है। दिस रिक्वायर्स इस्टेब्लिशिंग एंड, इसमें क्या होगा, एक वैसा एटमोस्फेयर हमें क्रिएट करना पड़ता है या इस्टेब्लिश करना पड़ता है जहाँ पर एम्प्लॉइज जो है क्या कर सके, अपना बेस्ट से बेस्ट जो है दे सके, ठीक है। तो उस तरह के माहौल क्रिएट करने पड़ते हैं। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शंस। दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस के? डायरेक्शंस के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स आपका मोटिवेशन हो गया, दूसरा कंपोनेंट्स हो गया आपका लीडरशिप, ठीक है। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स, डायरेक्टिंग में हम लोग और क्या देखते हैं, कम्युनिकेटिंग देखते हैं। उसी ऊपर भी हम लोगों ने देखा इंटरप्रिटेशन।
इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग, ये लीडिंग के अंदर प्रोसेस आता है। कम्युनिकेटिंग, बातचीत करेंगे तो जो है उन्हें भी अच्छा लगेगा, जो भी इम्प्लॉइज हैं, और सुपरवाइज करेंगे तो मतलब कि उन्हें कॉपरेट भी करेंगे, ताकि जो है वे उस काम को भी सीख सकें और अच्छे तरीके से उसे पूरा कर सकें। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। मोटिवेटिंग का वर्कर्स का मतलब क्या समझते हैं? मोटिवेटिंग वर्कर का मतलब यह समझते हैं कि वैसा एनवायरनमेंट तैयार करना जहां पर उन्हें लगे कि केवल वे ही काम नहीं कर रहे, कि सभी के सभी काम कर रहे हैं और उन्हें काम करने में जो है जरा सा भी थकावट महसूस ना हो। उस तरह का इन्वायरमेंट करना, मतलब हंसते खेलते किसी काम को पूरा करना, उस तरह का। अब लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप जो है वो दूसरों को से काम करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन कैसे? प्यार से। ठीक है। तो हाँ। जबरदस्ती को अगर हम तानाशाही की तरह किसी वर्कर्स को खाएंगे तो हो सकता है कि वे जो है काम सही से ना करें। तो लीडरशिप का काम होता है कि वे अपने मजदूरों से को इन्फ्लुएंस करते हुए उनसे काम लें। ठीक है। तो अब बात आती है कि एक गुड मैनेजर जो है क्या होगा जी? वह जो है डायरेक्ट थ्रू praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employee। तो प्रेज का मतलब होता है उसका जो है बड़ाई करना, यानी किसी की हम बड़ाई करते हैं तो प्रेज कहलाता है, किसी की निंदा करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म कहलाता है। ठीक है। एक गुड मैनेजर का इस तरीके से देखे, मतलब दोनों चीजों को, मतलब अपनी प्रशंसा भी और क्रिटिसिज्म दोनों को ध्यान दे। ठीक है, दोनों के ऊपर ध्यान दे, सुने कि क्या चीज किस लिए हमारी बुराई हो रही है। अगर बुराई हो रही तो क्या सच में बुराई करने योग्य काम किए? ऐसा नहीं कि हम तारीफ के ही हकदार रहे या खाली हम तारीफ ही सुनना पसंद करें। ऐसा किसी मैनेजर में, गुड मैनेजर में नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रही है? हाँ सर। कहने का मतलब दोनों ही चीजें सुनने के लिए वे तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप में, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे मैनेजर हैं, मगर औरों के लिए नजर में क्या लगते हैं? खराब है। लेकिन यहाँ पे हमको तो सबको साथ लेकर चलना है ना। गोल ऑब्जेक्टिव्स है, केवल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो है नहीं। तो अब लास्ट जो फंक्शन आपका हो गया कंट्रोलिंग। अब ये वाला करो। हाँ, कंट्रोलिंग देखते हैं। ये कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट या मॉनिटरिंग फंक्शनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस या मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस का मतलब कि वो हम ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर का काम क्या मतलब होता है? वह देख रेख करना। ठीक है। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द, मतलब कि लोग जो है किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, कंट्रोलिंग में कौन सा चीज आता है? आपका हो गया इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। हमको जो है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। दूसरा जो है करेंट परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि पहले की भांति वह अभी कैसा काम कर रहे हैं। तीसरा कंपेयरिंग भी करना है। ठीक है, कंपेयरिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और जो है करेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए शायद, करेक्टिव एक्शंस। अच्छा, वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड, तो दोनों में देखना है, क्योंकि हमारे काम ज्यादा लेने के चक्कर में हमारा क्वांटिटी खराब ना हो जाए, ऐसा भी ध्यान में रखना है। हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड, हाँ, मैनेजमेंट को दिया ध्यान में रखना है कि डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस, how and where they can be measured, and how should have the authority to take corrective actions। तो किन
अब यहाँ पर देखना है कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो वहां पे हमें क्या करना है, करेक्ट भी करना है। कंट्रोलिंग में हमें दोनों चीजों को देखनी होगी। एक तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग के अंतर्गत हमें यह देखनी है कि जो है क्वांटिटी का, फिर जो है उसके स्टैंडर्डाइजेशंस का, फिर हमें यह भी देखना है कि सुधार का भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जानती हैं कि सबसे पहले हम कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो उस रणनीति के ऊपर हम खड़े उतर पा रहे हैं कि नहीं, वो करेक्शंस ही पता चलता है। अगर देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग किया था उस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया तो कोई करेक्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें पता चला बाय करेक्शन एनालिसिस के थ्रू कि जो है हमने जितना टारगेट रखा है उतना तो हमारे द्वारा पूरा नहीं हो पाया, तो हमें क्या है, अपनी रणनीति में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में क्या करने की आवश्यकता पड़ सकती है, सुधार करने की पड़ सकती है, आवश्यकता है कि नहीं। हाँ। तभी तो सक्सेसफुली हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो कई सर, बार होता है। वो क्या कहते हैं, बुक का फिगर ही हट गया है, आ नहीं रहा है। बुक नहीं दिख रहा है, नहीं, अभी हट गया तुरंत। अभी दिख रहा है। नहीं। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। अभी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। एक बार आप बाहर निकल करके फिर से अंदर आइए। कहने का मतलब कि एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए। अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ, हाँ। नेटवर्क इश्यूज हो गया होगा या कोई और कारण होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट ही आज का है कंटेंट, थोड़ा टॉपिक ऑन होता है। अच्छा, तो यहाँ पर, अच्छा आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं था ना, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे नहीं। ना। हाँ। तो चलिए, the various functions of management manager are usually discussed in the order given above, suggesting that the manager first plan, पहले प्लान करेगा, देन क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, फिर जो है स्टाफ को लगाएगा अलग अलग जगहों पर, पोजीशंस पे। देन जो है वहां पे डायरेक्ट भी करेंगे, किसे, स्टाफ के ऊपर डायरेक्ट करेगा, स्टाफ को डायरेक्शंस देगा। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। और फिर जो है जरूरत पड़ने पर फाइनल स्टेप उनके द्वारा कंट्रोल्स भी किए जाएंगे। कंट्रोल्स के अंतर्गत हम लोग जो है अपने रिमार्क्स भी बताने की कोशिश करते हैं। रिमार्क्स करने का मतलब क्या है कि अगर अच्छा काम होता है तो हम प्रेज भी करते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि अगर बैड होगा तो हम उसे जो है डिप्रेस भी करेंगे, या कह सकते हैं आप कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, नकारेंगे भी। ठीक है कि नहीं, उन्हें बताएंगे कि भैया आपको इसमें सुधार की जरूरत है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंट्रोलिंग। हाँ, कंट्रोलिंग कहने का मतलब जब आप एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर अच्छा आता है तब तो सभी लोग जो है प्रेज करते हैं, और जो है जब खराब रिजल्ट हो जाता है तो सभी लोग हमारे ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि भैया तुम टीवी कम देखोगे, तुम जो बहुत तुम बदमाशी करते हो, तुम्हारी बदमाशी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पैर तोड़ देंगे। ऐसे ऐसे कंट्रोल किए जाते हैं, सुने हैं कभी आसपास में।
टीवी नहीं देखोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे, घूमने नहीं जाओगे, खेलोगे नहीं, धूपोगे नहीं, इस टाइप के वहां पे कंट्रोल हो रहा है। तो इन रियलिटी मैनेजर्स आर, रियलिटी में क्या है, मैनेजर्स आर रेयरली एबल टू कैरी आउट दीज फंक्शंस in isolation. The activities of manager are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. ध्यान से देख सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम जो है एक्चुअल में रियलिटी में देखें तो यह जो है बहुत ही रेयरली कम देखने को मिलता है कि किसी मैनेजर में ये सारे के सारे फंक्शंस को कैरी कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो है जितने भी हमने फंक्शंस देखे, जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं किसके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, तो यह क्या होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे के जो है किसी एक इंसान के द्वारा कार्य करना जो है क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक फंक्शन समाप्त हुआ तो दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पिन पॉइंट कहा गया है। ठीक है, इंडेड एंड अदर बिगेन। तो लेकिन यहाँ पे रियलिटी में मैनेजर्स ये देखे जाते हैं कि ये जो है इन सभी फंक्शंस को कैरी करते हैं। ठीक है। हाँ। तो आज बस इतना ही। कल जो है कोऑर्डिनेशन होगा, परसों तक में समाप्त हो जाएगा पक्का। कल तो नहीं समाप्त होगा मेरे अंदाज से, देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद रिवीजन होगा थोड़ा, क्वेश्चन आंसर लिखने बोले, आप बोले कि हम 5 बजे तक में सर भेज देंगे, भेजते ही रह गया। इतना झूठ बोलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पर।